बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया और आपके दर्शकों को मेरा सादर राम राम। मैं अतीक अहमद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं सीबीसी वो लखनऊ वो सॉरी इलाहाबाद पुलिस में निरीक्षक पद पे नियुक्त था। वर्ष 96 की बात है। उस समय एक घटना घटित हुई थी मेरे थाने में नहीं, सिविल लाइन थाने में। अशोक साहू नामक एक युवक था जो गाड़ी से जा रहा था और अतीक अहमद के भाई अशरफ भी गाड़ी से जा रहे थे। तो आपस में ओवरटेकिंग को लेके कुछ बातचीत हुई इन लोगों में सड़क पर रुक के। तो अशोक साहू को ये पता नहीं था कि अतीक अहमद के भाई हैं। जब उनको ये सब पता लगा तो जाके उन्होंने माफ़ी मांगी अतीक अहमद से कि हमसे बहुत गलती हो गई, जो हमसे उनसे बातचीत हुई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन अतीक अहमद ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती किया है, फिर भी जाइए। और इस घटना के 2 ही दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी अशोक साहू की सिविल लाइंस में गोली मार के हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। इसमें फिर उस समय इलाहाबाद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्र होते थे और वो प्रोफेशनली अच्छे अफसर थे। और शहर के एसपी उस समय अभय कुमार प्रसाद जी होते थे, आईपीएस थे। तो सब लोग, सारे वरिष्ठ अधिकारी, लालजी शुक्ला जी थे, वो सब लोग आए। और फिर ये हुआ कि मैंने मालूम हो गया कि इन्होंने अशरफ ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। तो घर के लोग काफ़ी डर घबरा रहे थे, लेकिन पुलिस के प्रयासों से, पुलिस से विश्वस्त होकर उन्होंने फिर एफआईआर की, जिसमें कि अशरफ नामजद हो गए और पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करने लगी। फिर लेकिन अतीक ने अपने राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र करा दिया। इन्वेस्टिगेशन सीबीसीआईडी को ट्रांसफ़र हुई। अब कुछ संयोग ही था कि उसी समय मेरे भी स्थानांतरण सीबीसीआईडी को राजनीतिक कारणों से हुआ। और जब सीबीसीआईडी को मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे एसएसपी साहब श्री रजनीकांत मिश्र जी ने तत्कालीन डीजी सीआईडी से रिक्वेस्ट करके हमारी पोस्टिंग इलाहाबाद सेक्टर कराई और उनसे कहा, श्री एच राव साहब हुआ करते थे डीजी सीआईडी, की ये इन्वेस्टिगेशन भी धीरेन्द्र राय जी से कराई जाए। तो वो इन्वेस्टिगेशन भी मुझे मिल गई। मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता लगा कि अशरफ तो घटना के पहले उसी दिन चंदौली थाने में कट्टा में बंद किया गया है वहाँ। तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर होते थे मंसूर अहमद काजी, जो यहीं चकिया क्षेत्र के रहने वाले थे। यहाँ उनका घर था, मकान वकान बना रखा था, वो इनके एसोसिएट थे, इनसे मुलाकात थी उनकी। फिर उस दिशा में मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो सब चीज़ें पता लगीं कि वो जो फर्जी उन्होंने किया था वो कार्रवाई वो फर्जी है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया हमने, और आगे बढ़ा के सब वहाँ एविडेंस वगैरह इकट्ठा करके तब फिर अतीक अहमद भी षड्यंत्र के मुलजिम बने इस मामले में। तो अतीक अहमद पैरवी कर रहे थे, राजनीतिक प्रभाव लगा रहे थे कि मतलब इसमें मामला हमारे भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, किंतु वो स्वयं भी मुलजिम बन गए, उनको जानकारी नहीं रही। उनकी गिरफ्तारी की जब पूरी तैयारी हुई तो एसएसपी साहब, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ही गया था, मेरा डायरेक्ट उनसे संवाद था, वो अच्छे अफसर थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये पुलिस लाइंस वगैरह में जो इकट्ठा करते हैं फोर्स, तब इनको सूचना हो जाती है, कोई न कोई बता देता है। केवल आप अपने बंगले पे 2 अफसर, लालजी शुक्ला सर, अभय कुमार प्रसाद सर, इनको बुला लीजिए। अभय कुमार प्रसाद सर इस समय एडीजी हैं, हमको लगता है ईओडब्ल्यू में। तो लालजी शुक्ला सर रिटायर हो गए, इनको बुला लीजिएगा आप। तो इनके पास कुछ लोग आ जाएंगे, 2-4 एसओस को बुला लेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से पता कर लेते हैं कि अतीक अहमद कहाँ है, तो फिर इन लोगों को भेज दीजिएगा। इनको इसी आसानी से गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारे सेक्टर अफसर भी जो सीबीसीआईडी के उस समय थे वो भी जाके एसएसपी साहब के पास बैठ गए, ये काम होने लगा। हमने टेलीफोन से बात किया तो अतीक अहमद ने स्वयं फ़ोन उठाया और उन्होंने, लैंडलाइन फ़ोन था तो लैंडलाइन फ़ोन लोकेटेड था इनके चकिया कार्यालय पर। इन्होंने बताया कि अतीक अहमद नहीं है, जबकि मैं उनकी आवाज़ को पहचान गया। तो वो मुझको पहचान गए, मैं उनको पहचान गया फ़ोन पर आवाज़ से। तो उन्होंने फिर बताया कि अतीक अहमद नहीं है, 2-3 दिन बाद बात होगी। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन फिर मुझसे ट्रांसफ़र हो गई तुरंत। तो हमने बात कराया, ये वहीं से हेडक्वार्टर से आया कि धीरेन्द्र राय से इन्वेस्टिगेशन बदल दी जाए। तो उस समय बीबी पांडे एक इंस्पेक्टर होते थे, वो सीनियर थे, उनको इन्वेस्टिगेशन दी गई। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप बात करो अतीक से। फ़ोन मिलाया उन्होंने तो अतीक अहमद ने तुरंत फ़ोन पे आ गए, बोले मैं हूँ, अभी जुमा है या क्या है, 1 दिन बाद या कल, तो आप 1-2 दिन बाद हमको संपर्क करना है, तो किसी भी होटल में हम आपसे बता देंगे, आप आ जाइएगा, मेरी बात कर लीजिएगा। तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि वो अपने ऑफिस में ही हैं, इसलिए वो ऑफिस में उनके फ़ोन लगा हुआ था। हम चले और रास्ते में फिर एसएसपी साहब को बताया। तो ये जो फोर्स था, दोनों एसपी लोग और ये लोग सब लोग आए, हम सब लोग उनके साथ पहुँचे। तो वहाँ उनके ऑफिस में पहुँचे तो चैम्बर था शीशे का, दूर से ही मैंने देख लिया कि वो अतीक अहमद बैठे हुए हैं। एक यूनिफॉर्म्ड आईजी बैठे थे जो सीआरपी के थे और संभवतः बिहार के रहने वाले थे।
तो वो बेचारे काफ़ी घबरा गए। गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी, मैं अंदर घुसा और उनका अतीक को मैंने कहा कि अपना परिचय बताया कि मैंने आपको गिरफ़्तार किया, और उनको पकड़ के फिर मैं ले आया और गाड़ी में बैठा के ले आके सिविल लाइन थाने में, जहाँ का ये मुकदमा था, हमको बंद रख कर फिर उनके घर की तलाशी लेने के लिए चला। तो वो अब खुलदाबाद थाने में था, वहाँ के प्रभारी को लेके वहाँ तलाशी ली गई। तो घर में एक राइफ़ल मिली और कुछ इलिसिट कार्टिजेज मिले जो प्राइवेटेड बोर के थे, हमको मोस्ट प्रोबेबली 9 mm के थे। तो इनके पिताजी उसमें गिरफ्तार हुए, उनको ला के वहाँ बंद किया गया। दोनों लोग जेल गए उसमें। इनके पिताजी उस मामले में, वो कंस्पिरेसी में जेल गया। बल्कि वो जो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने फर्जी कट्टे में बंद किया था, उनके घर की भी तलाशी ली गई उस समय, वो गिरफ्तार तो नहीं हो पाए थे। बाद में मेरा तबादला सीबीआई में हो गया और ये इन्वेस्टिगेशन फिर वहाँ से इलाहाबाद सेक्टर से सीआईएस सेक्टर को लखनऊ ट्रांसफ़र कर दी गई। फिर उसका क्या हश्र हुआ मुझे पता नहीं। बीच में बल्कि न्यायपालिकाओं का भी बुलाया, हाई कोर्ट ने बुलाया। इन्होंने हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की, उसमें चैम्बर में बुला के तत्कालीन जज साहब ने मेरी केस डायरी मांगी और केस डायरी कहा जैसे जो प्रक्रिया है, उन्होंने केस डायरी रखवा लिया अपने पास। बाद में वो जज साहब ही शायद श्री आई.एम. कुद्दूसी साहब थे, जिसको बाद में सीबीआई ने रिटायरमेंट के बाद बंद किया और जेल भेजे गए वो भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये सब चलता रहा मामला। इसके बाद मेरा फिर सीबीआई ट्रांसफ़र हो गया और मैं सीबीआई को चला गया। इस बीच जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो एक बार अतीक अहमद हमारे घर पे, मैं बनारस में जो घर था, रात में सोया था, तो कोई एक फ़ोन आया जिसने कहा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ और अतीक अहमद के संबंध में कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे। तो मुझे लग गया कि या तो मेरी उपस्थिति के बारे में कोई पता लगा रहा है या कुछ भी। हमने उनसे कहा थोड़ा नाराज़ हो गए कि भाई आप मेरे शुभचिंतक हो तो अपना पता बताइए, और मुझसे ये रात में 1:30 बजे फ़ोन करने का क्या मतलब है माने। ज़रूर निश्चित रूप से मैं भी चैतन्य हुआ। तो मेरे पास एक राइफ़ल थी लाइसेंसी, मैं अपना जाके दूसरे कमरे में से राइफ़ल ला के अपने कमरे में रख के सोया। इन लोगों ने, मैं जहाँ से हम लोग सामान वामान मेरे परिवार के लोग ले आते थे महीने भर, उस दुकान पे जाके मेरे बेटे के बारे में पूछा था। तो किसी तरह से उसको न्यूट्रलाइज़ किया मैंने कि वो शादी उदी के लिए कुछ लोग पता कर रहे हैं। जब मुझे तो पता लग गया कि यही लोग हैं, नहीं तो घर के लोग थोड़ा परेशान होते हैं। वो भी एक माने उसमें पैनिकी में होता है दुकान वाला कि बदमाश आ रहे हैं, तो उसने न्यूट्रल किया। लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सीबीआई में चला गया। बाकी उस केस का भी क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। तो क्या लगता है कि जो फ़ोन आया आपको और बेटे के बारे में आपके पूछा जा रहा था दुकान पे, तो कहीं न कहीं से वो एक तरह से धमकी और आपको प्रभाव में लेने का काम किया जा रहा था अतीक के द्वारा? निश्चित रूप से वो थ्रेट ही था। नहीं तो 1:30 बजे रात में ये कहना कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, अतीक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, थ्रेट की ही बात थी और दूसरा कोई मतलब ही नहीं था। माने हम उससे प्रभावित भी हुए। मैं भी जाके राइफल ले आके अपने घर में रखा, तो मतलब निश्चित रूप से मैं उससे प्रभावित हुआ माने। लेकिन ये तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था। और क्या लगता है कि उस समय जो जुडिशरी थी वो भी प्रभाव में थी अतीक के? देखिए, हम न्यायपालिका को सीधे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब ये उचित नहीं होगा। लेकिन जो मैंने अनुभव किया, मैं एक थाने का प्रभारी वहाँ पर था, उस समय न्यायपालिका ने एक आदेश जारी किया कि कुर्की का कोई सामान था कि अतीक अहमद के घर पर थाना प्रभारी ये सामान पहुँचावे माने। तो ये इस तरह का माननीय न्यायपालिका ने किन परिस्थितियों में आदेश किया मैं नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर स्वयं ले आके वो सामान उनके घर पे पहुँचाएँ। तो देखिए, आदमी ही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आदमी ही राजनेता होते हैं, आदमी ही न्यायाधीश होते हैं, और जो मानवोचित कमियां हैं वो सबके में होती हैं। उन्हीं कमियों का लाभ उठा करके ये लोगों को भ्रष्ट बनाते हैं और लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं और बाकी अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। माफिया का तो यही काम है। और माफिया, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ कि माफिया कभी भी बिना सत्ता शीर्ष के संरक्षण के नहीं बन सकता। माफिया का एसोसिएशन सत्ता से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन नौकरशाहों से भी होता है, माफिया का एसोसिएशन न्यायपालिका से भी होता है। ये जबकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, जो मैंने अनुभव किया है मैंने। इस कारण वो अपना संरक्षित रहते हैं, उनके हितों का पोषण कुछ लोग करते रहते हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं इन जगहों पर बैठे हुए, माफिया उनके हितों का पोषण करते हैं। तो ये कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव कार्य है, और इसी से समाज में तरह चलते रहते हैं। अगर इनको इनिशियल लेवल पर ही कानून की परिधि में रह के सख्ती कर दी जाए तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं होती कि मुख्यमंत्री जी स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चाह रहे हैं कि अपराधी मुक्त हो जाए, अपराध मुक्त हो जाए हमारा प्रदेश।
और एक बदमाश को पकड़ने के लिए हमारे बड़े बड़े एडीजी लेवल के ऑफिसर्स का समय ख़राब हो रहा है, जो इलाहाबाद में कैंप कर रहे हैं अतीक के आदमियों को पकड़ने के लिए। इनके लिए एक सब इंस्पेक्टर ही काफ़ी है। अगर उसको राजनीतिक दबावों से या जो बाहर के दबाव हैं या प्रेशर है उससे मुक्त रखा जाए, वो स्वयं भी, उसको भी कुछ दायित्व बोध हो अपने दायित्वों का, तो अतीक, मुख्तार ये सब पैदा ही ना हो, ये बने ही ना समाज में, बने इन्हीं कारणों से बनते हैं। अतीक की गिरफ्तारी न होना, और क्या लगता है कि पुलिस के भी जो अधिकारी थे या पुलिस महकमे के भी कुछ लोग थे जो अतीक से मिले हुए थे, एक लगता है आपको ऐसा है? अगर नहीं होता तो आप बताइए, मैंने आपको बताया ही कि इनका एक जो जब वो मामला पंजीकृत हुआ, नामजद हुआ यहाँ पर अशरफ, तो उसको घटना के यहाँ एफआईआर के पूर्व चंदौली थाने में एक इंस्पेक्टर द्वारा फर्जी माने कट्टे में बंद किया जाना, जबकि ये रिवॉल्वर का लाइसेंस ही था। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अब किसका किसका इन्वॉल्वमेंट था पूरी विवेचना तो आगे तक नहीं बढ़ पाई, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को तो मैंने बना दिया था मुलजिम कंस्पिरेसी का, एक फर्जी कट्टे में बंद किया। तो अगर एसोसिएशन नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को फर्जी कट्टे में क्यों बंद करेगा? मैंने निश्चित रूप से जानते हुए कि हत्या हो गई तो निश्चित रूप से इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने जो भ्रष्ट लोग हैं, बदमाश लोग हैं, अपने हितों के लिए, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे फिर और बड़े अफसर लोग हों, चाहे बड़े राजनेता लोग हों, सबका इन्वॉल्वमेंट है। इसी कारण ये बढ़ते हैं, इनका आर्थिक तंत्र बढ़ता है। अब इस समय सरकार इनके आर्थिक तंत्र पे भी चोट कर रही है, ये भी एक अच्छा तरीका है। निश्चित रूप से अपराधी का जब आर्थिक तंत्र तोड़ा जाएगा तो फिर वो न्यूट्रल होगा और वो नहीं कुछ कर पाएगा, धन उसके पास नहीं रहेगा, तो फिर उसको समर्पण करना ही पड़ेगा माने कानून के सामने, कानून के अंदर माने रह के अपना जीवन जीना होगा, नहीं तो जो हश्र हो रहा है वो होगा माने। क्या लगता है, आप तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं और पूर्वांचल के भी कई जिलों में आपने नौकरी की है, जो ये रहा है जो है पूरा मामला अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन, क्या कनेक्शन मानते हैं इनके बीच? मुख्तार भी देखिए, मुख्तार और ये तो एसोसिएशन का था। देखिए शहाबुद्दीन के बारे में तो मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं, जो अखबारों में या जैसे पढ़ लिख के जो कुछ भी है वो किया। मैंने ये तो इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इंटरकनेक्टेड हैं। इनका सब अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई जहाँ ये करेंगे वहाँ वो नहीं जाते हैं, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहाँ वो करते हैं वहाँ ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और मुख्तार अंसारी का भी दृष्टांत ये है कि मैं 86 में पन्नूगंज में थानाध्यक्ष था मिर्ज़ापुर जनपद के, तो अचानक एक दिन मुझे आदेश दिया गया कि आप पहुंचिए एसपी गाजीपुर को रिपोर्ट करिए। 86 की बात है ये। तो हमारे एसपी ने आदेश किया। उस ज़माने में संचार तंत्र इस तरह से गतिशील नहीं थे। जब मैं रास्ते में मैंने अखबारों में देखा कि एक कोई सच्चिदानंद राय की हत्या हुई थी, जिसमें यहाँ जनता ने, पब्लिक ने मांग किया था कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए, मदद करने के लिए। और तब मैं उसके पूर्व में गाजीपुर में नौनहरा, जमानिया, सैदपुर, कासमाबाद, सादियाबाद, इन थानों पर 2 वर्षों में ही 6-7 थानों पर थानाध्यक्ष था। मैं वहाँ गया तो रास्ते से ही मुझे पता लगने लगा, तब मुख्तार अंसारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो नोटिस में नहीं थे पुलिस के संज्ञान में कि ये बदमाशी कर रहे हैं, अपराध हैं। उनके भाई उस समय श्री अफजाल अंसारी जी विधायक थे कम्युनिस्ट के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कम्युनिस्ट का ही प्रभाव था गाजीपुर जनपद में। मैं वहाँ गया तो हमें पता लग गया कि ऐसे ऐसे है। एक भीम सिंह करके अपराधी है जो कि इनका एसोसिएट है, उस समय वो करंडा क्षेत्र का रहने वाला था। तो भीम सिंह इनके साथ इस घटना में रहा है, और उसका भाई है जो कि ट्रेजरी में कुछ बाबू बाबू था, उसकी राइफल इन लोगों ने प्रयोग किया। हमसे उसी समय कहा गया कि एसपी और डीएम साहब ने कहा कि भाई कुछ एविडेंस इकट्ठा करिए, इसलिए ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, बिना एविडेंस के ऐसे नहीं कहा जा सकता होना। तो मैं फिर गया और जाके करंडा से उनके भाई को ले आया। राइफ़ल उनके पास नहीं मिली, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हाँ मेरा भाई ले गया। तो मैंने ले आके एसपीडीएम को बताया कि देखिए साहब, राइफ़ल अब भी इन लोगों के पास है, लाइसेंसी राइफ़ल है इनकी और इनके पास नहीं है। तो उसी समय हमको फिर तुरंत सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा कि मैं अगर मुख्तार अंसारी से 5 मिनट बात कर लूँगा तो ये केस खुल जाएगा। तो फिर निर्देश आ गया कि मुझे वापस लौट जाना है, अब इन्वेस्टिगेशन मदद नहीं करनी है। मुझे फिर पन्नूगंज वापस लौटा दिया गया। बाद में ये विवेचना शायद सीबीसीआईडी को चली गई और कुछ हुआ नहीं। ये मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड्स में शुरू होने का पहला मामला था। तो इस तरह से ये लोग राजनीतिक प्रभावों का प्रयोग करके अपने विरुद्ध जो कानूनी ताकतें हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। किसी कभी ट्रांसफ़र कराएंगे, कभी इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र कराएंगे, इसमें सब लोग मिले रहते हैं। तो अगर उस समय इनका रगड़ दिया गया होता, इनका फन कुचल दिया गया होता कानून की परिधि में रह के, तो आज मुख्तार अंसारी
प्रदेश को मुख्तार अंसारी जैसा माफिया नहीं मिलता। माने मुख्तार अंसारी जो मिले हैं वो इसी कारण से मिले, तंत्र की विफलताओं के कारण मिले हैं। तंत्र ने ऐसे करने दिया तो ये आराम से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने रुंगटा एब्डक्शन का भी केस किया। रुंगटा एब्डक्शन में जब स्टेट सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो मैं उस समय इलाहाबाद सेक्टर में था। यहाँ के सेक्टर ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे एसोसिएशन के लिए धीरेन्द्र राय को भेजा जाए। मैं इंस्पेक्टर ही था, केपी सिंह यहाँ के सेक्टर अफसर थे जो आईजी रिटायर हुए भी इलाहाबाद के आईजी थे। तो केपी सिंह ने, मैं गया तो मैंने आगे इनसे कहा कि साहब इस समय इनकी सरकार में इनके संबंध हैं, अगर हम लोग इनके घर पे तलाशी ले लें तो इस एब्डक्शन से संबंधित तो तमाम इनक्रिमिनेटिंग चीज़ें मिल सकती हैं। इनको उम्मीद ही नहीं होगी कि सीआईडी भी हमारे यहाँ तलाशी ले सकती है। तो वो सहमत हुए मेरी बात से और एकदम उन्होंने एसपी से बात किया जो उस समय एसपी थे। तो उन्होंने कहा आप डायरेक्ट डीजी साहब से बात कर लीजिए सीआईडी के। तो हम अपना वहाँ से घर के लिए चले गए। साहब मैं तैयार होकर आता हूँ, अगर आप कर लें तो फिर रात में हम लोग चले रेड के लिए मोहम्मदाबाद। तो तब तक मैं घर पहुँचा, अभी वॉशरूम में ही गया था, तब तक उनका फ़ोन आ गया। मैं लैंडलाइन पर, मेरी पत्नी ने उठाया, उन्होंने बताया कि हम बात करना चाहते हैं, निकलें तुरंत बात करें। जब मैं निकल के उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र राय जी मेरा ट्रांसफ़र हो गया और एसएसपी बनारस के यहाँ से खबर आई है कि आप अपना ऑर्डर यहाँ से कलेक्ट करा लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो गया। हमने कहा आप फिर क्या करें, मुझे आपने बुला लिया। तो मैं रेंज के डीआईजी श्री रंजन द्विवेदी थे, वो भी बहुत अच्छे अफसर कहे जाएंगे, बहुत अच्छे अफसर थे, हम लोगों के साथ रहें। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मेहनत करके किसी तरह से इसमें जो एविडेंस इकट्ठा कर दिए, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कब तक कौन करेगा, कौन आएगा। मैं गाजीपुर गया तो उस समय ये हसर हो गया था कि इनके ससुराल जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। पुलिस का आदमी, सिपाही, सब इंस्पेक्टर जो भी था, मैं गया, जाके पता वता करके सब कुछ आया। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गई। फिर क्या हुआ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी तरह का ये लोग अपना प्रभाव करके, कुछ करके, इस तरह करके लोग करते रहते हैं। मुख्तार अंसारी भी इतना आगे बढ़ गए, इतने बड़े अपराधी बन गए। अब इस समय सरकार ने उनके खिलाफ थोड़ा नकेल कसी है, अब देखिए परिणाम क्या होता है। आप की जाबाजी के बहुत सारे किस्से हैं आपके नौकरी के समय में, और मुझे यहाँ तक याद आ रहा है कि 2007 में एक ठोकिया का इनकाउंटर हुआ था चित्रकूट में, और आप उस समय एसटीएफ हेड थे और आप उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो क्या थी पूरी घटना, पूरी वारदात? 22 जुलाई 2007 की बात है। ये तो मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह की एक घटना है कि ठोकिया के बारे में मुझे सूचना प्राप्त हुई थी अपने स्रोतों से। मैं वहाँ कम से कम मुझे लगता है कि 5-6 महीने से ऑपरेशन में लगा था ददुआ ठोकिया के। श्री अमिताभ यश साहब एसपी बन के आए एसटीएफ के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ददुआ को ऑपरेट हम करते हैं, ठोकिया पे आप करो। हमने कहा ठीक है सर। तो ठोकिया के बारे में सूचनाएं मिलने लगी तो हमको एक दिन सूचना प्राप्त हुई। मैंने उनको बताया, बता के मैं चल दिया अपना फोर्स लेके। जहाँ पे उसके मिलने की सूचना थी वहाँ रात भर हम लोगों ने अपना एम्बुश लगाया, किंतु गैंग नहीं आया। सुबह जब हम लोग चलने की मुद्रा में होने लगे तो 2 आदमी पीछे से आए और जंगल झाड़ी था, पहाड़ बहुत था, खटखटाया आदमियों के। तो पीछे घूम के देखने पर वो भागे बाल्टी फेंक के। तो उसमें दाल और सब्जियां थी। तो इससे लग गया कि आसपास ही कहीं गैंग है, या तो ये गांव के लोग थे जो खाना दे के आ रहे थे, या गैंग के ही आदमी खाना लेके आ रहे थे धुलने उलने के लिए। बाल्टी, वहाँ पानी था। फिर हम लोग उसी पे ऊपर चढ़े जिधर वो भागे थे। हम लोगों की फिर आमने सामने गोली चलने लगी। उसमें एक मैयादीन मारा गया माने, और एक आदमी कोई या 2 आदमी घायल हुए थे, इसलिए कि वो तमाम ब्लड स्ट्रेन, लोथड़े मांस के रास्ते में हम लोगों ने चीज किया, गिरे हुए थे। इसके बाद उनकी राइफल, ग्रेनेड, तमाम वेपन और चांदी की काली माँ की प्रतिमा, काफ़ी सामान छोड़ के ठोकिया को भागना पड़ा था। फिर वो ले करके हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग एम्बुश हुए, हमारी टीम एम्बुश हुई, इसलिए कि एडिशनल फोर्स नहीं आ पाया। उसी समय अमिताभ यश साहब की टीम से ददुआ का इनकाउंटर हुआ, ददुआ के लोग मारे गए। मुझे याद आता है कि उस समय 26-27 लोग 22 जुलाई 2007 को 3 इनकाउंटर्स और एम्बुश में मारे गए थे। और हम लोग लौट रहे थे तो इस गैंग ने एम्बुश किया। 3 तरफ से पहाड़ों से हम लोगों के ऊपर फायर किया। जिसको गोली लग गई उसको नहीं बचाया जा सका। हम लोगों ने अंदर से फायर किया, लेकिन बदमाश लोग पहाड़ के ऊंचाई पे वो आड़ में थे। तो हमारी गोली, जिधर से गोली आ रही थी उस डायरेक्शन में हम लोग चला रहे थे। अब वो हमको निशाना लेके उन्होंने मार लिया था। तो जिसके ऊपर गोली लग गई वो तो बेचारा मर गया। तो 6 लोग उसमें मरे थे एसटीएफ के, और एक इन्फार्मर मरा था, और लोग घायल हुए थे। गैंग भाग गया। उनकी योजना थी जो डेड बॉडी थी उसको लेने की और वेपन छीनने की, लेकिन उसमें वो असफल रहे। किंतु बड़ा नुकसान हुआ, क्षति हुई, और उनका अच्छे से जवाब दिया गया, वो भाग गए। बाद में ठोकिया भी एसटीएफ ने ही उनको एनकाउंटर में ढेर किया।
समाप्त हुए। तो इनके भी राजनेताओं से संपर्क होते हैं, जो भी ददुआ था चाहे ठोकिया था, ये बड़े बड़े राजनेता हैं। जो राजनेता होते हैं उनको टिकट दे के, उनसे पैसा लेके सब करके बनाते हैं, तो इतने बड़े नेता बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े 40-40 साल तक ऑपरेशन ददुआ ठोकिया के चले। ऐसा थोड़ी ना है कि पुलिस उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। तो केवल कारण ये था कि हमेशा पुलिस के पेस को डाउन करने में तमाम बल काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मान लीजिए, जुडिशरी मान लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को मान लीजिए, जिसको भी मान लीजिए, सभी लोग जो गलत भावनाओं के होते हैं, जिनको दायित्व बोध कम होता है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, वो अपना उद्देश्य सफल करने के लिए इनको मदद करते हैं, और इस कारण ये फेल होता है मामला बना। ये कारण था। बाद में मायावती जी का सीबीआई में मैं डेपुटेशन पर गया, तो मायावती जी का डीए केस और ताज कॉरिडोर की इन्वेस्टिगेशन टीम का सदस्य बनने का भी मुझे अवसर मिला। उसमें मायावती जी को मैंने इंटरोगेट किया, मायावती जी के पिता माता को इंटरोगेट किया, मायावती जी के फैमिली मेम्बर्स को इंटरोगेट किया, काशीराम जी के फैमिली मेम्बर्स को इंटरोगेट किया जाके रोपड़ में। अब वो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। बाद में जब मैं लौट के आया स्टेट में, तो ये केस हुआ, तो उसमें मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी जब ये ददुआ वाला ठोकिया वाला काम हुआ। तो उसके बाद मेरे ट्रांसफ़र्स होने लगे पॉलिटिकल कारणों से। एसटीएफ से मुझे प्रतापगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। मैं रास्ते में ही था तो मुझे फिर एसआईटी वापस किया गया, एसआईटी ज्वाइन किया। फिर मुझे उन्नाव ट्रांसफ़र किया गया, उन्नाव से फिर मुझे 23 बटालियन पीएसी ट्रांसफ़र किया गया। उस ट्रांसफ़र के बाद वहीं मुझे निलंबित किया गया, इसी एम्बुश को आरोप करके निलंबित किया गया। फिर मुझे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अब आपको कोई संरक्षण अधिकारियों के स्तर पर नहीं मिल सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से आपसे नाराज़ हैं। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने उस याचिका में सरकार पे 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, और सब कुछ जो मेरे विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी उसको क्वैश किया। और उसके बाद भी मायावती जी 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत में उसको हमारे जो सस्पेंशन इत्यादि था सबको क्वैश कर दिया। और 2015 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया, और 2015 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ। तो ये है, कर्तव्य निर्वहन करने का, दायित्व बोध होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है अधिकारियों को। और जो इस समय तंत्र है, सिस्टम है, सबसे तंत्र में हम नहीं कह सकते कि अधिक लोग गड़बड़ हैं, लेकिन गड़बड़ लोग हैं जो प्रभावी जगहों पर पहुंच जाते हैं, और प्रभावी जगहों पर पहुंच के वो जो सीधे दिशा में, सही दिशा में काम करने वाले लोग हैं, उनको बाधा पहुंचाते हैं। आपने अतीक को गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी करी थी। तो क्या लगता था उस समय, आज से 10 साल 15 साल पहले, क्या लगता था किस तरह के दिमाग थे और किस तरह का आपराधिक षड्यंत्र उसके द्वारा रचा जाता था, जो इतना बड़ा उन्होंने आपराधिक साम्राज्य खड़ा किया अपना? अतीक तो बहुत शार्प किस्म का व्यक्ति था, अपराधी था। देखिए, बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि बहुत पढ़ाई लिखाई का भी उसका पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन आपराधिक रूप से वो बहुत ही, मतलब सचेत सजग कह सकते हैं, माने वो था। और उसके कनेक्शंस बहुत थे। एक बार मैं वहीं पे कर्नलगंज में प्रभारी था इलाहाबाद में, तो एक माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय का आदेश आया, उच्च न्यायालय तो मुझे नहीं कह सकता, किसी न्यायालय का आदेश आया कि कुर्की में जो सामान थाने में रखा गया था मेरे पूर्व का, अतीक अहमद का, वो प्रभारी निरीक्षक खुद ले जाके उसके घर पे पहुंचाएं। तो निश्चित रूप से ये उसका स्किल ही तो है, जो इस तरह के आदेश प्राप्त करने में वो सफल हुआ उस समय। माने जो स्किल्ड अपराधी था ही वो, माने उसके एसोसिएशन का ये प्रमाण है, इससे ज़्यादा क्या हम कह सकते हैं। माने